नमस्कार। मैं हूँ प्राध्यापक अशोक सिंह, रिजवी महाविद्यालय मुंबई से। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा की हिंदी युवक भारती के अंतर्गत 15वां अध्याय 15वां पाठ फीचर लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आता है। पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन। फीचर लेखन की लेखिका कहानीकार डॉक्टर बीना शर्मा है। फीचर लेखन यहाँ पर एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से फीचर लेखन के बारे में बतलाया गया है कि किस तरह से फीचर लेखन का कार्य किया जाएगा। सबसे पहले हम लेखक का परिचय अर्थात लेखिका का परिचय प्राप्त करते हैं। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित हैं। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती हैं। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन हैं। अब हम प्रमुख कृतियां पढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। कहानी विधा। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। बेशक कहानी रोचक होती है, जिसके माध्यम से कहानीकार अपने विचारों को, अपने संदेशों को, अपने उद्देश्यों को प्रभावशाली तरीके से पूरा करता है। अब हम पाठ परिचय प्राप्त करते हैं। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। अभी हमने पाठ परिचय पढ़ा। अब हम प्रस्तुत कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। प्रस्तुत कहानी फीचर लेखन की मुख्य पात्र स्नेहा एक फीचर लेखिका है। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए स्नेहा को सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह और उसका परिवार बहुत खुश थे। इसी उपलक्ष्य में दावत दी गई थी। स्नेहा के पति, बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और सास ससुर बधाई दे रहे थे। स्नेहा उस समय अतीत में खो जाती है। बीए के बाद ही पिता के पूछने पर उसने पत्रकारिता का कोर्स करने की इच्छा जताई थी, जिसके लिए उसे पिता का सहयोग और मां का पूरा समर्थन मिला था। पत्रकारिता की कक्षा का पहला दिन था, जिसमें पहला पेपर फीचर लेखन पढ़ाया गया, जिसकी परिभाषा पर प्रकाश डाला गया था।
जिसे हम आगे पढ़ेंगे। बेटी प्रिया के साथ स्नेहा हॉल में गई। वहां सगे संबंधी उपस्थित थे। एक विख्यात समाचार पत्र के संपादक भी आए थे। उन्होंने बधाई दिया। स्नेहा फिर से अतीत में खो जाती है। 10 वर्ष पूर्व स्नेहा को फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल खचाखच भरा हुआ था। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा ने फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। एक विद्यार्थी के आग्रह पर फीचर के प्रकार व विषय को समझाया। दूसरे विद्यार्थी के आग्रह पर लेखन के समय बरती जाने वाली सावधानियों पर भी प्रकाश डाला। एक छात्रा के पूछने पर स्नेहा ने फीचर लेखन की प्रक्रिया समझाई। पहले वाले विद्यार्थी के फिर पूछने पर फीचर लेखन के सोपानों पर भी प्रकाश डाला। उसी समय एक पत्रकार गुलदस्ता देते हुए स्नेहा की तंद्रा को तोड़ दिया। वह अतीत से वापस आ जाती है। उसने बताया कि 10 वर्ष पूर्व व्याख्यान के समय 2 प्रश्न पूछने वाला छात्र वही है। स्नेहा के प्रति उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव झलक रहे थे। अतः कहानी में स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन की कला को अच्छी तरह समझाया गया है। फीचर क्या है? फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर के पर्याय के तौर पर फीचर कहा जाता है। हिंदी में फीचर के लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीचर के लिए हिंदी में प्रायः फीचर शब्द का ही प्रयोग होता है। फीचर का सामान्य अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख, लेकिन यह लेख संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले विवेचनात्मक लेखों की तरह समीक्षात्मक लेख नहीं होता है। जेम्स डेविस के अनुसार फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। पीडी टंडन के अनुसार फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है और पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। अभी हमने परिभाषा पढ़ा, अब हम लोग जो फीचर लेखन की विशेषताएं पढ़ेंगे। फीचर लेखन की विशेषताएं देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं: मनोरंजकता, ज्ञानवर्धकता, मानवीय रुचि पर आधारित, कल्पनाशीलता, भावात्मकता, तर्कसंगतता, गतिशीलता, रोचकता और चित्रात्मकता भाषा शैली। अब इस पर हम विवरण से पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। फीचर लेखन की विशेषताएं: अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है, अर्थात उसमें तर्कपूर्ण बातें या कथन होनी चाहिए। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए।
जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व होता है। लेखन की भाषा सहज संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक और प्रभावशाली बनता है। अभी हमने फीचर लेखन की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है फीचर के प्रकार और कौन से विषय होते हैं जिस पे लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामने स्क्रीन पर फीचर के प्रकार दिखाई दे रहे हैं। समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोजपरक फीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर, रेडियो फीचर। यह है फीचर के प्रकार जिसके बारे में हम अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फीचर के प्रकार। फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव, जंतु, तीज, त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर के तो अनेक प्रकार हमने ऊपर पढ़े, उनमें से मुख्य रूप से निम्नलिखित है जिसे कहानी में लेखिका स्नेहा ने बतलाया है। व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, विज्ञापन फीचर। अभी हमने फीचर के प्रकार के बारे में पढ़े। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे कि फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली कौन सी सावधानियां हैं, कि जिस समय हम फीचर लेखन का कार्य करते हैं उस समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। फीचर लेखन करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अनावश्यक जो है तर्क वितर्क या कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अति क्लिष्ट और आलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। कठिन शब्दों का और गूढ़ात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे विश्वसनीयता घट जाती है। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अतिरंजकता आ जाती है। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिकाधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। तो इस तरह से हमने फीचर लेखन के समय जो है बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब हम आगे पढ़ते हैं उसकी प्रक्रिया, कि फीचर लेखन की प्रक्रिया क्या है। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं: विषय का चयन, सामग्री संकलन और फीचर योजना। तो सबसे पहले विषय का चयन। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए, अर्थात विषय लोगों में रुचि उत्पन्न करने वाला हो, लोकमानव को छूने वाला हो, पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो और कोई नई जानकारी देने वाला हो। दूसरा, सामग्री संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस व उबाऊ सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। तीसरा, फीचर योजना। फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा या खाका बनाना चाहिए, जिसे हम माइंड मैप कह सकते हैं। उसका स्वरूप तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत आसानी होती है फीचर लेखन का कार्य करने में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फीचर लेखन की प्रक्रिया के बारे में पढ़े, जिसमें विषय का चयन, सामग्री संकलन और फीचर योजना शामिल है। फीचर लेखन के सोपान: आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष, समापन। इसे हम जो है विस्तार से पढ़ते हैं।
फीचर लेखन के सोपान निम्नलिखित 4 सोपान अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। प्रारंभ किसी प्रसिद्ध कहावत या उक्ति के साथ विषय के केंद्रीय पहलू का चित्रात्मक वर्णन करके, घटना की नाटकीय प्रस्तुति करके, विषय से संबंधित कुछ रोचक सवाल पूछकर करना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की, फीचर लेखन की संरचना, जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। अर्थात शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे रोचकता आ जाए और पाठक का आगे पढ़ने का मन करे। दूसरा, विवरण अथवा मुख्य कलेवर। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। फीचर को दिलचस्प बनाने के लिए फीचर में मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, उत्तेजना, नाटकीयता आदि का समावेश करना चाहिए। उपसंहार। फीचर संरचना के इस चरण में व्याख्यायित मुख्य विषय की समीक्षा की जाती है। इस भाग में फीचर लेखक अपने विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर पाठकों की समस्त जिज्ञासाओं को समाप्त करते हुए फीचर को समाप्त करता है। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे, अर्थात वो संतुष्ट भी हो जाए और आगे जो है कुछ नया जानने की इच्छा भी उसमें बनी रहे। इस तरह से हमने यहाँ पर जो है 4 सोपानों में से चौथा सोपान बाकी है। 4 सोपानों के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें शीर्षक, विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। किसी रचना का यह एक जरूरी हिस्सा होता है और यह उसकी मूल संवेदना या उसके मूल विषय का बोध कराता है। फीचर का शीर्षक मनोरंजक और कलात्मक होना चाहिए जिससे वह पाठकों में रोचकता उत्पन्न कर सके। 5वां, छायाचित्र, यह अलग से डाला हुआ है। छायाचित्र होने से फीचर की प्रस्तुति कलात्मक हो जाती है, जिसका पाठक पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और विषय से संबंधित छायाचित्र देने से विषय और भी मुखर हो उठता है। साथ ही छायाचित्र ऐसा होना चाहिए जो फीचर के विषय को मुखरित करे, फीचर को कलात्मक और रोचक बनाए तथा पाठक के भीतर विषय की प्रस्तुति के प्रति विश्वसनीयता बनाए। इससे फीचर और प्रभावशाली बन जाता है। फीचर लेखन। 12वीं की हिंदी युवक भारती में व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत 15वें अध्याय में जो फीचर लेखन समझाया गया है, उसके बाद वहाँ पर एक फीचर लेखन का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। हम इस पर एक नज़र डालते हैं। पाठ्यपुस्तक हिंदी युवक भारती में दिया गया उदाहरण, प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। नागपुर महाराष्ट्र की महिमा पांडे ने हाल ही में टेनिस में सोनाली बत्रा सबा को 3-0 से हराकर जूनियर चैंपियनशिप पर कब्जा बना लिया। इसके साथ ही वह जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली टेनिस महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनका कहना था कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, अतः उदास न होकर जी जान से कोशिश करने से सफलता प्राप्त होती है। वे बताती हैं इसके पहले अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में मिली पराजय ने मुझे पागल प्लेयर का अवार्ड मिला। इसी अवार्ड ने मुझे बेहतर खेलने के लिए प्रेरित किया और आज मैं यह चैंपियनशिप जीत पाई हूँ। वस्तुतः खेलकूद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। जो माता पिता अपने बच्चों को दिन भर बस पढ़ाई के लिए दबाव डालते रहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने बच्चों को खेल कूद के लिए भी प्रेरित करें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है और इस सूक्ति के अनुसार बच्चे दिन भर खेल कूद कर घर आएंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आखिर बच्चे बाल्यावस्था में खेल कूद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बचपन में मम्मी पापा जब भी हमें खेलते देखते तो एक ही बात बोलते, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन बड़े होने के बाद हम उन्हें प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, लॉन टेनिस खिलाड़ियों की तस्वीरें दिखाकर यही कहते थे कि देखो ये खिलाड़ी खेल कर ही आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं।
देखा जाए तो खेलकूद आज सफल करियर के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसमें नाम भी है और दाम भी है। कबड्डी भले ही टांग खींचने वाला खेल है, पर आज इस खेल ने भी एशियन खेलों में अपनी जगह बना ली है। खेल चाहे जो हो, व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करता है। मेरी भांजी रिया का कद छोटा था, डॉक्टरों ने भी उसे बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी थी। बॉक्सिंग, एथलेट्स, रुग्बी तो है ही। इंडोर गेम्स में शतरंज और टेबल टेनिस भी ऐसे खेल हैं जिनमें नाम और दाम दोनों कमाए जा सकते हैं। आज महिला घर के सारे काम तो करती है, साथ ही साथ समाज, राजनीति, चिकित्सा, कृषि, यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पहचान निर्माण कर रही है। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी आरंभिक असफलताओं के बावजूद बिना हिम्मत हारे, बिना निराश हुए खेलों की दुनिया में अपना स्थान बना लिया है। ओलंपिक में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली रिया बताती है कि स्टेट चैंपियनशिप में हारने पर मुझे लूजर बॉक्सर का खिताब मिला। बस मैंने ठान लिया कि अब तो चैंपियन बनकर ही रहना है, और मैं बनी। खेल कूद अनजाने में ही जीवन के कई नियमों से हमें परिचित करवा देते हैं, जैसे अनुशासन, समय की पाबंदी तथा महत्व, समय सूचकता, मैत्री भावना, टीम वर्क आदि। सारा दिन किताबों में सिर खपाते या मोबाइल में गेम्स खेलते बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि खेल कूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो ऊर्जा और चुस्ती फुर्ती खेलों से मिलती है वह अच्छे से अच्छे जिम में जाने से भी नहीं मिलती। मोटापा कम करने के साथ अनेक बीमारियों से हमें बचाते हैं ये खेल। इसलिए खेल जगत में भारत का नाम रोशन करने, ओलंपिक, एशियाई खेलों में स्वर्ण रजत पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अन्य देशों की तरह हम भी खेलों को उचित महत्व दें। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से उदाहरण जो है हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, और उसका जो है फीचर लेखन का कार्य कितने अच्छे से किया गया है। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक में व्यवहारिक प्रयोग के लिए जो मुद्दा दिया गया है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए, उसके लिए यहाँ पर मैंने शीर्षक दिया है भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मंगल तक का सफ़र। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मंगल तक का सफ़र, ये स्वाध्याय के अंतर्गत है, व्यवहारिक प्रयोग वाले शीर्षक में। चलिए हम इस पर जो है विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, जो एक फीचर लेखन तैयार किया गया है आप लोगों के सहूलियत के लिए। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मंगल तक का सफ़र। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। वे वैज्ञानिक कल्पना एवं राष्ट्र नायक के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान प्रारूप में इस कार्यक्रम की कमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के हाथों में। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 60 के दशक में शुरू हुआ था और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। सबसे पहले थुम्बा को रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के तौर पर चुना गया था। इसके पीछे वजह यह थी कि धरती की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा थुम्बा से गुजरती है। भारत ने पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था, यानी मंगलयान के करीब 50 साल पहले। ये एक नाइक अपाचे रॉकेट था और इसे अमेरिका से लिया गया था। भारत में बना पहला रॉकेट रोहिणी 75 था, जिसे 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसका वजन सिर्फ 360 किलोग्राम था और इसका नाम प्राचीन भारत के खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर को 445 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत बेहद सीमित संसाधनों के साथ की थी। जब पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि भारत का अंतरिक्ष यान किसी दिन मंगल के लिए जा सकेगा। एप्पल सैटेलाइट को 1981 में प्रक्षेपण के लिए बैलगाड़ी से ले जाया गया था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से कई बड़े वैज्ञानिक जुड़े रहे। पूर्व राष्ट्रपति
एपीजे अब्दुल कलाम भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान दे चुके हैं। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। भास्कर एक भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। इस उपग्रह का कैमरा जो तस्वीरें भेजता था उन्हें वन, पानी और सागरों के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे PSLV के तौर पर जाना जाता है, इसरो का पहला ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। जुलाई 2013 तक PSLV ने लगातार 23 सफल उड़ानें भरी। जनवरी 2014 में इसरो सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSLV D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया। इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर कैलाश शिवन हैं। आज भारत ने सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 भेजा, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान भेजा, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना। दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने के लिए इसरो चौथे स्थान पर रहा। अतः भारत का मंगल ग्रह तक का सफर अत्यंत सफल और शानदार रहा। मंगल ग्रह की सफलता से इसरो का गौरव बढ़ गया। जून 2016 तक इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है और इसके द्वारा उसने अब तक लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि मंगल ग्रह तक का सफ़र कितना शानदार रहा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, जहाँ पर व्यवहारिक प्रयोग के लिए शीर्षक दिया गया था लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। उसका शीर्षक हमने चुना है भारत रत्न लता मंगेशकर। भारत रत्न लता मंगेशकर। यहाँ पर देखिए भारत रत्न उपाधि अर्थात पुरस्कार जो दिया जाता है वो सामने उसका चित्र मौजूद है और बाईं तरफ जो है लता मंगेशकर जी का तस्वीर है। अब हम लोग जो है इस पर किया गया फीचर लेखन कार्य पढ़ते हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका, जिनका 7 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 7 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में लगभग 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। लता जी का फिल्मी गायन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लता जी के बचपन को जाने बिना उनकी शख्सियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, दमदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता की मिसाल रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही लता जी को पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिल गया था। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु दिलचस्पी तो संगीत में ही थी। जीवन संघर्षमय रहा। लता जी जब महज 13 वर्ष की थी तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था। पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की।
सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो शुरू शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत के सबसे मजबूत व सफल महिला बना दिया। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त गैर फिल्मी गीत भी बखूबी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। वर्ष 1949 में गाया गया गीत आएगा आने वाला के प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच तत्कालीन सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम भी किया। लता जी ने कुल मिलाकर लगभग 30,000 गीत गाए हैं और संगीत के क्षेत्र में दिए गए अविस्मरणीय दीर्घकालीन योगदान के लिए लता जी को भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतः भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर जी हमेशा अपनी मधुर आवाज़ व संगीत के माध्यम से लोगों के दिलों में बसी रहेंगी। इस तरह से यहाँ पर हमने भारत रत्न लता मंगेशकर जी का फीचर लेखन देखे। अब हम जो है पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय कार्य दिया गया है उसको देख लेते हैं। फीचर लेखन की विशेषताएं लिखी हैं। पाठ्यपुस्तक में है विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जो कि इस प्रकार है। किसी घटना की सत्यता या तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व होता है। एक अच्छे फीचर को किसी सत्यता या तथ्यता पर आधारित होनी चाहिए। फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर का विषय रोचक होना चाहिए। फीचर को किसी घटना के दिलचस्प पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। फीचर को शुरू से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिए। फीचर को ज्ञानवर्धक, उत्तेजक और परिवर्तन सूचक होना चाहिए। फीचर को किसी विषय से संबंधित लेखक के निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। फीचर लेखक किसी घटना की सत्यता तथा तथ्यता को अपनी कल्पना का पुट देकर फीचर में तब्दील करता है। फीचर को सीधा सपाट न होकर चित्रात्मक होना चाहिए। फीचर की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होने के साथ साथ कलात्मक और बिंबात्मक होना चाहिए। फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। फीचर लेखन के मुख्यतः 4 सोपान अथवा चरण होते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। प्रारंभ किसी प्रसिद्ध कहावत या उक्ति के साथ विषय के केंद्रीय पहलू का चित्रात्मक वर्णन करके घटना की नाटकीय प्रस्तुति करके विषय से संबंधित कुछ रोचक सवाल पूछकर करना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की, फीचर लेखन की संरचना, जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। विवरण अथवा मुख्य कलेवर। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। फीचर को दिलचस्प बनाने के लिए फीचर में मार्मिकता, कलात्मकता, जिज्ञासा, विश्वसनीयता, उत्तेजना, नाटकीयता आदि का समावेश करना चाहिए। उपसंहार। फीचर संरचना के इस चरण में व्याख्यायित मुख्य विषय की समीक्षा की जाती है। इस भाग में फीचर लेखक अपने विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर पाठकों की समस्त जिज्ञासाओं को समाप्त करते हुए फीचर को समाप्त करता है। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार एवं निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। शीर्षक। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासा वर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण हैं। किसी रचना का यह एक जरूरी हिस्सा होता है और यह उसकी मूल संवेदना या उसके मूल विषय का बोध कराता है। फीचर का शीर्षक मनोरंजक और कलात्मक होना चाहिए, जिससे वह पाठकों में रोचकता उत्पन्न कर सके। अब हम लोग जो फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए, इसे देखते हैं।
फीचर लेखन में मिथ्या आरोपों प्रत्यारोपों से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख नहीं होना चाहिए। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को ध्यान से देने से बचना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान से रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बन पाएगा। फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग है: विषय चयन, सामग्री संकलन, फीचर योजना। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए, अर्थात विषय लोगों में रुचि उत्पन्न करने वाला हो, लोक मानव को छूने वाला हो, पाठकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो और कोई नई जानकारी देने वाला हो। सामग्री संकलन, फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस व उबाऊ सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं के से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। फीचर योजना, फीचर लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा या खाका बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे फीचर लेखन की सफलता इसी फीचर योजना पर ही निर्भर होती है। आकलन कृति, स्नेहा के परिवार के इन सदस्यों ने बधाई दी, उसके पति ने, बेटा नैतिक ने, बेटी प्रिया ने, सास ससुर ने। इस तरह से स्वाध्याय कार्य पूरा हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को फीचर लेखन कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और साथ ही आप लोग फीचर लेखन किस तरह से किया जाए इसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फीचर लेखन की परिभाषा क्या है, फीचर लेखन की विशेषताएं क्या हैं, फीचर लेखन के प्रकार, फीचर लेखन के समय बरती जाने वाली सावधानियां और फीचर लेखन की प्रक्रिया या फीचर लेखन के जो सोपान दिए गए हैं उनसे आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। यदि किसी भी तरह की शंका या समस्या है, कठिनाई है, तो आप दोबारा वीडियो को देखिए। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या, अपनी कठिनाई से मुझे अवगत कराएं। आपकी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।